हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, तुझ पे मेहरबान है खुदा की नजर। हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। Pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan. हेलो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। PMI की तरफ से हम आपके साथ प्रे फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं लाहौर से, मिस्टर इरशाद। हमारी उनसे बातचीत भी होगी। हमारी कौम का फ़ख्र हैं। और आइए हम एक दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस प्रोग्राम में तूने हमें आज फिर मौका दिया है कि हम इकट्ठे हों और पाकिस्तान और पाकिस्तान में गेम्स के हवाले से बातचीत करें। हमारी मदद फरमा खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हमारा वतन और हमारे खेल, हमारी गेम्स। और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि मिस्टर इरशाद आज हमारे दरमियान हैं। हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी फ़ैमिली लाइफ के बारे में सुनेंगे और फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है ग्लोबली और नेशनली। सो आइए एक छोटा सा तारुफ हो जाए। जी मिस्टर इरशाद, आपको वेलकम करना चाहता हूँ प्रे फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम में। आप हमें अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और वो काविशें जो आपने की, कुछ हमें बताइए। सबसे पहले तो पार साहब आपका मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने हमें इस स्टूडियो में आने की दावत दी। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास जितना एक मटेरियल है, मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी क्रिश्चियन बहन भाई हैं, दूसरी रीजन्स के जितने भी बहन भाई हैं, उन तक मेरा मटेरियल वहाँ तक पहुँचे। वाह। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल फैमिली से था। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी जो भी फैमिली में जितने भी पर्सन थे, आधे से ज़्यादा स्पोर्ट्स के थे, स्पोर्ट्स लवर थे। वालिद साहब जो थे मेरे, वो एक रेसलर थे। वाह। और भाई बॉडी बिल्डर थे अपने अपने टाइम के, वो भी चैम्पियंस थे। मुझसे बड़े जो थे वो कराटे के ब्लैक बेल्ट थे, वो भी अपने इवेंट के चैम्पियंस थे। सिस्टर भी थी मेरी, वो भी अपने इवेंट की चैम्पियन थी। वो मुझसे मतलब सीनियर थी, बड़ी भी थी। और उनके टूर्स, मेडल, इंटरनेशनल मेडल, रिकॉर्ड्स मुझसे ज़्यादा थे। वाह। तो बच्चा होते हुए कैसा लगता था जब आप बड़ों को सारा कुछ ये करते देखते? मुझे मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी अपने बहन भाइयों जैसा नाम रोशन करूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। तो बस उन्हीं को देख देख के मतलब मुझे भी उस वक्त इतना मतलब एक्सपीरियंस तो था नहीं मुझे। बस उनको देखा देखी, जैसे उन्होंने करना मैंने भी उनके साथ 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 शुरू कर देनी। फिर स्कूल में हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे, उन्होंने कहा कि जी इंटर प्रोविजन स्कूल चैम्पियनशिप हो रही है, तो किस बच्चे की रेस तेज़ है, तो जो रेस में हिस्सा लेना चाहता है तो वो आ जाए। खैर स्कूल के बाउंड्री में हमारी रेस हुई तो मैं फ़र्स्ट हो गया। वाह। फिर वहाँ से मुझे मतलब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद शौक़ हुआ। मैंने घर आके बताया कि जी स्कूल में कंपटीशन हुआ था तो मैं रेस में विन हुआ हूँ, तो अप्रिशिएट किया घर वालों ने। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पेरेंट्स जब आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो आप बहुत जल्द, चाहे वो स्पोर्ट्स से हट के कोई भी फील्ड हो, उसमें आप बहुत जल्द परफॉर्म करते हैं। वाह। ठीक है, उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप भी अब एक स्पोर्ट्स का एक और हिस्सा हो गए हैं हमारे साथ, हम तो हैं ही इस फील्ड में, आप भी चलें, आप हमारे साथ हो गए। खैर उन्होंने मुझे भी स्पोर्ट्स करने का एक टाइम टेबल बनाया कि जी आपने इस टाइम आपने जाना करना है, ये वो फलां फलां, मतलब जिस तरह एक पेरेंट्स की गाइडलाइंस होती हैं। डाइट के हवाले से भी उन्होंने मुझे स्पेशल डाइट देना शुरू कर दी। तो मौजी हो गई आपकी। बस ये था कि कंपटीशन डेज़ में ट्रेनिंग, जिस तरह एक फ़िज़िकल एजुकेशंस के उस टाइम के जो मतलब टीचर्स होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, उनके रिकॉर्डिंग जो भी मैंने स्पोर्ट्स को मतलब यूटिलाइज़ किया, मतलब इस तरह सीखा,
ये हुआ कि कॉम्पिटिशन्स डेज़ में जब कंपटीशन टाइम आया तो उस वक्त मैंने रेस स्टार्ट की, स्टार्टर ने फायर किया तो मैं 20 से 25 मीटर गया तो मुझे मसल इंजरी हो गई। मैं बड़ा डिसऑर्ड हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत की है, ये है वो है। खैर मैंने घर नहीं बताया, मैंने घर आया हूँ कि मैंने ये इतना सिर्फ बताया कि मैं हार गया। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा एक जज्बा पैदा हो गया कि यार आज मैं हारा हूँ ना, तो मैंने इन बंदों को जीतना है जो मुझे आज जीते हैं। फिर मतलब उस वक्त मुझे स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, मसल्स इंजरी के बारे में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने जितना एक मुझे पता होता उस टाइम का, मैंने मसल्स को ठीक करना शुरू कर दिया, हल्की हल्की एक्सरसाइज जो भी होती थी। खैर वो 2-1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने फिर वो मसल्स को रेडी कर लिया। तो घर वाले डरे नहीं माँ बाप के भाई ये नुकसान हो गया, ये काम ना ही करो? नहीं, घर वालों ने तो मतलब उस वक्त तक तो मुझे डर के मारी मैंने बताया भी नहीं कि अच्छा, जी ये नहीं मुझे बताया? हाँ कि ये मुझे मना कर देंगे कि नहीं आपका काम नहीं है स्पोर्ट्स करना, आप सिर्फ पढ़ें, एजुकेशन स्टडी करें, मतलब ये। खैर उसके बाद मैंने एक ऐसा एक टाइम अपना बनाया कि जो स्कूल टाइम के बाद हमारे टीचर्स होते थे वो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे 1.5 आवर की ना। तो वो मैंने कहा कि यार ये जो टाइम है ना, ये टाइम मैं अगर ग्राउंड में दूंगा तो इसमें मुझे परफॉर्मेंस आ सकती है मेरी। खैर मैंने घर कहा कि जी मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, स्पोर्ट्स मैं नहीं कर रहा। मैंने वही टाइम जो है ना मैंने ग्राउंड में देना शुरू कर दिया। यानी आपने खुद मौका बनाया? जी। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो उसके बाद उससे उस कंपटीशन से एक बड़ा स्टेप कंपटीशन आना था। वो कंपटीशन के लिए मैंने फिर तैयारी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मैंने अम्मी अब्बू से मेरी इस तरह की एक, जिस तरह एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, मैंने इस तरह का बनाया हुआ था। घर में माहौल इस तरह का था कि हम हर बात अपने माँ बाप से करते थे। तो मामा को मैंने बताना कि मामा मुझे ये हो रहा मसला। कहती, उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि बेटा कोई भी काम करने से पहले ना, चाहे 20 सेकंड या 30 सेकंड तुमने दुआ करनी है अपने खुदा से। ये मैंने उस टाइम अपने जहन में बिठा। जब ये मैंने करना शुरू किया काम, तो आप बिलीव करें ज़िले लेवल की जो हमारी एक चैम्पियनशिप होनी थी उसमें मैं पहली दफ़ा ज़िले लेवल का एक बेस्ट एथलीट डिक्लेयर हुआ। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद हमारे नेशनल लेवल्स आना था, सूबाई लेवल्स की एक चैम्पियनशिप होनी थी अंडर 16। उसके लिए ट्रायल्स हुए। उन्होंने कहा कि जी ट्रायल्स होने हैं, एक हमारी डीजी खान बोर्ड की एक टीम बननी है जो दूसरे सिटी में जाके कंपटीशन होना है। यानी ये सूबाई लेवल था? हाँ जी। उसमें फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। वहाँ पे मैं पंजाब लेवल पे सिलेक्ट हो गया। अपने इवेंट जो मेरे थे 800 मीटर और 1500 मीटर। और ये सारा स्कूल टाइम में ही हो रहा है? हाँ जी, स्कूल टाइम में ही हो रहा है। क्या बात है। तो उसके बाद मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। वहाँ पे मुझे मतलब मैंने हर बात मैंने शाम को बतानी करनी फ़ोन पे घर। उन्होंने बड़ा खुश होना। जब मैं जीत के वापस घर गया तो अब्बू ने, मतलब हमारे घर के अपने जानवर होते थे, उन्होंने एक बकरा ज़िबा किया घर में। मतलब बड़ी एक सेलिब्रेशंस टाइप, हमारे जो जितने भी हमारे रिश्तेदार वगैरह सब आए। बड़ा एक मेरा नाम होता गया ऐसा ऐसा ना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मेरा नाम हो रहा है और मुझे लोग अब एक स्पोर्ट्समैन की वजह से मुझे पहचानते हैं। मार्केट वगैरह में भी जाना, उन्होंने भी मुझे ये कहना कि हाँ भाई क्या हाल है, कैसी तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, ये वो, मुझे बड़ा अच्छा लगना। खैर मुझे इस चीज़ का एक ना शौक़ पैदा होता गया। फिर उसके बाद पंजाब लेवल पे मैं सिलेक्शन हो गई मेरी। पंजाब लेवल पे जब मैंने पंजाब की तरफ से खेलना था तो पंजाब की तरफ से जब सिलेक्शन होती है तो फिर वो सूबाई लेवल पे आती है। सूबाई लेवल पे जब मैंने शुरू किया काम तो उस वक्त इस्लामाबाद में हमारे कंपटीशन होने थे। तो डीजे खान की तरफ से मैं एक ही वाहिद लड़का था जो सिलेक्ट हुआ था। वहाँ पे भी मैंने जब कंपटीशन के लिए जा रहा था,
स्टार्ट लाइन पे मैं ठहरा तो मैंने खुदा से दुआ की कि आए खुदावन, मैंने सिर्फ रेस लगानी है, रिज़ल्ट का आपको पता है, मैं आपके हैंड ओवर हूँ, बस ये मैंने कहा। तो रेस स्टार्ट हुई। मैंने उस टाइम 3 रेसें जो है मैंने फ़र्स्ट की। मैं सुपाई लेवल पे भी बेस्ट एथलीट हो गया। वाह वाह। तो अब ये देखें ना कि साथ के साथ मैंने हर काम शुरू करने से पहले खुदा को याद किया कि आए खुदावंद, जो भी मैं कर रहा हूँ इसका रिज़ल्ट आपके पास है, मुझे नहीं पता इस रिज़ल्ट का क्या होना है। उसके बाद बेस्ट एथलीट बना। उन्होंने जूनियर्स करके फेडरेशन वालों ने कहा कि जी इस बच्चे को हमने कैंप में रखना है। कैंप के बाद उन्होंने कहा कि जी आपका टूर लगना है बाहर का। अच्छा, अब यानी कि अभी नेशनल पे नहीं आए और टूर बाहर के शुरू टूर हो गए। बाहर का और अभी आप स्कूल में थे? जी, स्कूल गोइंग था मैं 9th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में था। तो उस वक्त मेरा हांगकांग का टूर लगा, वहाँ पे मैं मेडलिस्ट हुआ। फिर बैंकॉक का टूर लगा, फिर वहाँ पे मैं 2 मेडल्स हुआ। मतलब इस तरह के मतलब 8 से 10 टूर्स ऐसे लगे जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वाह। तो छोटी सी बात ज़रा ऑडियंस के साथ भी करें। तो ऑडियंस आप सुन रहे हैं कि किस तरह हमारे दोस्त मिस्टर इरशाद स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं। फैमिली में तो स्पोर्ट्स थी, लेकिन ये जो एथलीट होने का जज्बा था ये इनके स्कूल की वजह से इनिशिएटिव में आया कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, माहौल मिला, मौका था, खुराक का ध्यान किया गया, नाकामी भी आई, मसल पंक्चर होने की वजह से जीतने का जज्बा जारी रहा, खुद मौके बनाए, माँ की बात याद रखी कि दुआ करनी हर दफ़ा, शौक़ बढ़ता गया, छोटे कदम उठाए और अब हम सुन रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहे थे, ट्रेनिंग्स ले रहे थे, कॉम्पिटिशन्स में शामिल हो रहे थे। और नाज़रीन, मैं समझता हूँ ये हमारे जवानों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए बड़ी सीखने की बात है कि छोटे कदम उठाएं कमिटमेंट के साथ और खुदा आपके लिए बड़े रास्ते भी खोलेगा। तो आइए ज़रा और सुनते हैं जी, और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ का, सबसे पहले तो पर सब ये होना चाहिए कि इंसान को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुद एतमादी। खुद एतमादी। जब आपके अंदर खुद एतमादी है ना, तो आप सीधी वॉल पे भी चढ़ जाएंगे। वाह। जब आपके अंदर खुद एतमादी नहीं है ना, तो आप बिल्कुल क्लीन रोड पे भी आप ठोकर खा के गिर जाएंगे। ये इंसान को अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं यार, ये आज नहीं तो कल मैं करूँगा। तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि जो गेम है वो भी हमें खुद एतमादी सिखाती है कि अगर खुद एतमादी होगी तो फिर आप कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे। देखें जी, मैंने जो स्पोर्ट्स शुरू की थी उसका स्टार्ट हार पे था। अगर मैं पहला कंपटीशन जीत जाता, हो सकता है मैं जो मेरी गलतियां थी, जो मैं जिस काम को मैं नहीं करना चाहता था, वो जीत में सारा पर्दा डल जाता। अपनी गलतियों को मैं ना नोट करता। जब देखें, खुदा ने मुझे सबसे पहले हारना सिखाया। वाह। जब आप हार के जीतोगे ना, उस वक्त इंसान के अंदर एक अजीब सी कैफियत, अजीब सी एक खुशी आती है। जब आप जीत के हारोगे ना, तो फिर बंदा डिसाइड हो जाता है कि यार ये मैंने अपना ही टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तो इरशाद साहब, आजकल आप बताएंगे कि किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं? अभी आजकल मैं कोचिंग में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ लेवल के हैं, दूसरे कॉलेज लेवल के हैं। यानी कि दूसरे कोचेस के अंडर काम करते करते अब आप खुद कोच हैं। हाँ जी, क्या बात है। बाकी मैंने अपने कोर्सेज़ किए हुए हैं बाहर से, इंटरनेशनली सिखाते हैं आप? हाँ, मैंने मतलब फिजियो का भी कोर्स किया हुआ है, स्पोर्ट्स इंजरी का भी कोर्स किया हुआ है। वाह वाह वाह। तो मतलब इस तरह मतलब सारा एक मटेरियल मैंने अपने अंदर रखा हुआ है। चलें, आपसे बातचीत जारी रहेगी। अभी हमारा टाइम है कि हम एक छोटी सी ब्रेक लें। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रे फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम और आज हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा वतन और हमारे खेल। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। Pray for Pakistan, pray for Pakistan. हेलो नाजरीन, तो आइए हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट में। हम बात कर रहे हैं खेल के हवाले से, हमारा वतन और हमारे खेल। तो मुझे एक बात याद आती है, मिस्टर इरशाद, अभी कल शाम की बात है कि मेरा पोता मुझे कह रहा था कि दादा आओ खेलें, आओ खेलें। और शाम का वक्त था, 7 बज रहे थे, मैं ऑफिस से वापस आया था
और मैं सोच रहा था कि मैं तो थका हुआ हूँ, और आखिरकार वो थक गया ये कहते कहते। फिर उसने अपने पापा से कहा कि पापा आओ बाहर चलें, तो उसके पापा उसको बाहर ले गए। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तू कैसा दादा है कि तू अपने पोते के साथ खेल नहीं सका। तो नाजरीन, ये टॉपिक खेल का चल रहा है। मेरे वाक़े को सामने रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम बड़े गंवा रहे हैं, और मैं अपने आप को अब चैलेंज कर रहा हूँ कि किस तरीके से अपनी अगली नस्ल, दूसरी नस्ल को मैं चैलेंज कर सकूँ कि आओ खेलें, जबकि वो कह रहे हैं। तो आप इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए भाई साहब, बात आपने बहुत अच्छी की है, और ये मैं अपने ऑडियंस को, जो यंग जनरेशन्स है, उसको मैं समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात होती है कि हम लोग जो बड़े पेरेंट्स हैं वो घर में इस तरह का एक माहौल बनाएं कि घर में ख़ास तौर पे बेटियों को आप इस तरह का माहौल दें कि वो आप उनसे फ्रेंडली माहौल रखें, ताकि वो आपसे झिझकें नहीं, ताकि वो जो भी उनके दिल में एक बात है वो आपको फ्री हैंड बता दें कि वाहिद मेरा जो पापा है वो मेरा फ्रेंड है, उसको मैं बताऊंगी ये बात, और उसी का ये सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस टाइम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ठहरी हुई है ना कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों का काम है कि उनको ऐसी जगह पे लेके आना जहां उनका फ्यूचर सक्सेसफुल होना चाहता है। तो स्पोर्ट्स के हवाले से हम कैसे इसको सक्सेस में देख सकते हैं कि अगर हमारी अगली नस्लें खेल के मैदान में बढ़ती हैं, तो ये किस तरह आप हमें गाइड करेंगे कि ये एक बड़ी सक्सेस होगी? देखिए भाई साहब, बात पता क्या है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हमें अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। ओके। हमने मतलब डोर टू डोर जाके मटेरियल चुनना है। मटेरियल मीन कि हमने देखना है कि कौन से बच्चे जो फारिग चौकों में खड़े होते हैं, जो मतलब कहना तो नहीं चाहता, चीप किस्म के उन्होंने फैशंस किए होते हैं, कटिंग की हुई होती है। आप ये देखें कि उन बच्चों में, हर एक इंसान में खुदा एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट भेजता है जो उसे पता नहीं होता। ये लोग ऐसे हैं जो अपनी स्किल प्रोमिनेंट नहीं कर सकते। यानी कि टैलेंट हंटिंग करने में हमने उनकी मदद करनी है। जी, उनसे हम डोर टू डोर जाके उनके पेरेंट्स को मोटिवेशन करें कि ये स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है, और मैं कभी भी मैं ये सोच भी नहीं सकता कि पेरेंट्स हम लोग का साथ ना दें। सबसे पहली बात ये है कि उनकी मोटिवेशंस, पेरेंट्स की मोटिवेशंस। फिर हमारा दूसरा जो काम है बच्चे का माइंड स्टडी करना कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। हमारा काम है उनको ग्राउंड में लेके आना। जब तक हम उनका माइंड चेंज नहीं करेंगे, आप उस बच्चे से 1% भी परफॉर्मेंस नहीं ले सकते और ना ही कभी सोच सकते हैं। हमारा काम है सबसे पहले पेरेंट्स को मोटिवेशन करना कि ये आपके बच्चे की सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। जो हमारे आजकल माहौल में चल रहा है, नशाबाजी चल रही है, वो तो इस तरह एक सवाब समझ के हो रहा है ये सारा काम। जैसे कि इसका बड़ा फ़ायदा होने को है। जो समझाने वाला होता है ना, वो बुरा फील होता है और बुरा वो माना जाता है। जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, ये जी हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, ये हमारा ये है, बस यही सब कुछ है। इवन कि वो माँ बाप को इग्नोर करते हैं, माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, गलत काम में उनका साथ दे रहा है, गलत काम में उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, वो उनके साथ है। अच्छा, तो आप जिक्र कर रहे थे कि आपने एक एकेडमी भी शुरू की हुई है जी। आप ज़रा बताएं कि जितने आपके लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, उनमें आपने क्या करंट देखा है? उनमें मेरे जो 3 से 4 जो स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 2 फीमेल्स भी हैं, लड़कियां भी हैं, 3 से 4 लड़के हैं, वो इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे मेडलिस्ट हैं और करंट चैम्पियन भी हैं। वाह। और अभी मज़ीद उन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इसको कैसे आप फ़र्क निकालेंगे कि जो कोच का काम है और जो स्टूडेंट का काम है, ये किस तरह ये कंबाइन होता है? सबसे पहले बात होती है कि स्टूडेंट की मोटिवेशंस कोच का काम होता है। वाह। कोच देखें, एक उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स को वो बादशाह बना देता है।
वाह जी वाह। आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इस तरह की कि स्टूडेंट्स आपसे फ्री हैंड हर किस्म की बात कर सके। जब तक आप उसका माइंड स्टडी नहीं कर सकते, आप उसको कुछ भी नहीं करवा सकते। स्टूडेंट्स आपके सामने बिल्कुल मासूम बन के आपसे रोज़ का मटेरियल लेता जा रहा है, रिकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग ट्रेनिंग करके जा रहा है वो। उसके बाद जैसे उसने मोबाइल निकाला, फ़ोन कर रहा है जी अपनी फ्रेंड्स को, ये है वो, उसे नहीं पता चल रहा कि यार मैंने आज हार्ड वर्क किया हुआ है, मैं जाके अपनी जो है ना डाइट के ऊपर काम करूं, जाके रेस्ट करूं। उसने वैसे ही किट में वो ट्रेनिंग पे मतलब वो पैदल जा रहा है, कभी मार्केट जा रहा है, कभी क्या जा रहा है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो परफॉर्मेंस आती है ना वो रुक जाती है। क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने कोच को खुश करने के लिए ट्रेनिंग करनी है। वो उसने अपने आप के लिए कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो अपने आप को तो इस ट्रैक पे चढ़ा चुका है कि वो उसे पता ही नहीं है कि मैं अपने लिए नुकसान पैदा कर रहा हूँ, अपने लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। कि एक आप 70-80% ट्रेनिंग करके जाते हैं, एक सेशन करके जाते हैं, तो उसके बाद आपने पानी भी नहीं पीना, ना कोई फ्रूट लेना है, ना कोई मतलब दूध वगैरह पीना है, ना कोई विटामिन्स लेने हैं। तो हमारे जिस्म में 70-80% जो है ना 70% एक वाटर इनटेक होता है। जब उस वाटर इनटेक में आप रद्दो बदल करेंगे ना, तो इसमें मसल्स भी ये क्राइम पड़ना शुरू होते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं यार मैनू कड़ाल पै गया। ठीक है, ये वो चीज़ें होती हैं। सम टाइम फिर वो 2 से 3 सेशन तो अच्छे कर लेगा जब तक कि उसके मसल्स में एनर्जी है। उसके बाद उसको इंजरी होना शुरू हो जाएगी। क्यों? कि वो रोज़ का इंटेक ले ही नहीं रहा, ना डाइट के थ्रू, ना पानी के थ्रू, ना जूसेस के थ्रू, ना वो ले रहा है मिल्क के थ्रू, ना विटामिन्स पूरे नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि इस सारे काम में पीछे कोच का बड़ा हाथ है कि उसको ऐसे पॉइंट पे ले आए कि वो मोटिवेशन के साथ, खुद एतमादी के साथ काम करे। देखें, मेरा जो एक तरीका है स्टूडेंट लेने का, स्टूडेंट्स जब वो पहले दिन मेरे पास आता है उसको मैं सामने बिठाता हूँ कि भाई आप मेरे पास किस मकसद के लिए आए हैं, किस गोल के तहत आए हैं, और आपका इस साल के एंड में क्या विजन है कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है। उनसे फिर मैं रिटर्न लिखवा लेता हूँ। वाह वाह। अगर उस बच्चे की परफॉर्मेंस उसी के बयान के मुताबिक नहीं आई तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप जा सकते हैं, आप अपना भी टाइम मत ज़ाया करें और ना मेरा टाइम ज़ाया करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अच्छा है कि नाजरीन भी सुने कि आपके ख्याल में जब आप मुल्कों का मुआवजा करते हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत स्पोर्ट्स के हवाले से कैसे इनकरेजमेंट्स दे रही है कि हमारी नस्लें जो हैं वो स्पोर्ट्स में बढ़ें और मुल्क का नाम भी रोशन करें, सेहतमंद भी रहें? देखें, हुकूमत, देखें मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जो भी हुकूमत आती है वो अपनी तरफ से फुली कोशिश करती है कि हर फैसिलिटीज़ एक खिलाड़ी तक पहुँचें। जैसे कि आज आप इतने बड़े काबिल शख्स बने हैं तो हुकूमत ने आपको सपोर्ट किया है। बिल्कुल किया। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नीचे वाले अमले होते हैं ना, कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, मुझे पता है कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं वो बेचारे रोज़ का जो है ना किराया वो बच्चों को नहीं दे पाते कि वो एकेडमी पहुंचे ट्रेनिंग के लिए। इसका मतलब है फिर तो वो खुद इत्मीदी वाली बात है कि माहौल आपने क्रिएट किया ना अपने लिए, उसमें आपका भी हिस्सा है। बिल्कुल। तो हर एक को अपना माहौल भी क्रिएट करना है। तो नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि हर शहरी की एक अपनी भी जिम्मेदारी है। बेशक हुकूमत करती है और उसमें जब बात आई है फ़ंड्स की तो उसमें फ़र्क हो सकता है। अगर आप क़ुव्वत इरादी रखते हैं और वालिदैन की दुआएं आपके साथ हैं और खुदा का खौफ आपके साथ है तो फिर आप ज़रूर कामयाब होंगे। और हमारे सामने आज एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल मौजूद है मिस्टर इरशाद की सूरत में। तो आइए हम एक कलाम मुक़द्दस का हवाला देखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में पहला कुरिन्थियों उसका 9वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। सो इरादा करना कि मैंने दौड़ में हिस्सा लेना है और फिर उसके बाद ऐसे ही इरादे के साथ कि मैंने जीत के ही रहना है। मेरा ख्याल है कि हम यही बात मिस्टर इरशाद से भी सुन रहे हैं कि आप ये सोचते थे कि मैं हार गया हूँ एक दफ़ा, लेकिन इन्हीं लोगों से मैंने जीतना है। और जब हम आपस में पहले बात कर रहे थे सेशन से पहले, तो आपने जिक्र किया कि किस तरह आप साथियों को मौका देते थे कि वो दौड़ें लगाएं और आप पीछे पीछे चलते चलते फिर एंड करीब जब आता था तो इस तरह दौड़ते थे कि बस अब मैंने टारगेट को हिट करना।
बस ये है शुरू में मतलब इस तरह जब एक खिलाड़ी को एक्सपीरियंस नहीं होता, ये दौड़ना ही सब कुछ नहीं होता भाई साहब, इसमें बड़ी टेक्निक्स होती हैं। थर्ड पर्सन आपको देख रहा होगा कि यार ये सिर्फ दौड़ रहा है, लेकिन उसमें भी एक जो है ना एक मोटर मैकेनिक चल रहा होता है माइंड में, ठीक है, उसमें भी टेक्निक्स होती हैं कि यार इस जो मेरा साथ का कॉम्पिटिटर है उसे मैंने कहाँ बीट करना है या उसका कहाँ मैं ज़ोर लगवाऊँ कि वो थक जाए और फिर मैं आसानी से जीत जाऊँ। ये बड़ी टेक्निक्स होती हैं जो कोच ने एक खिलाड़ी को मोटिवेट करना होता है। वाह। तो ऑडियंस आपके सामने है, आपके लिए एक अच्छा मौका है। मैं सोच रहा हूँ कि दो तरह के लोग हैं जिनके साथ आपको बात करनी चाहिए। एक तो आपको जवानों से बात करनी चाहिए, और जब आप जवानों से कर लें तो फिर पेरेंट्स से भी बात करें, लीडर से, कि हम जो लीडर्स हैं हम जवानों बच्चों के लिए क्या करें। सबसे पहले जवानों से बात कीजिए। सबसे पहले जवानों से तो मैं यही बात करूँगा कि देखें मैं आपके सामने हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं देखें मैंने मेहनत की, अपना एक माइंड बनाया कि मैंने इस साल के एंड तक ये अचीवमेंट्स करनी है, तो आप भी कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप एथलेट किसी ही करें, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी स्पोर्ट्स में आप एक आज से ये देखें जनवरी में है, जनवरी में ही आप एक अपना एक ऐसा विजन बनाएं कि यार मैंने साल के एंड तक ये गोल अचीव करना है। जब आप साफ़ नीयती से अपने आप के साथ सिंसियर हो जाएंगे, अपने कोच के साथ सिंसियर हो जाएंगे, तो कोई भी अचीवमेंट्स ऐसी नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें। और दूसरी बात ये है कि मैं पादरी साहिबान से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ आप जाते हैं, जिस फैमिली में जाते हैं, चर्चिज़ में जाते हैं, तो थोड़ा सा आप ऑडियंस को ये बताया करें कि स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें। ये अदर एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए नुकसानदेह है, आपके पेरेंट्स के लिए नुकसानदेह है। और दूसरा ये है कि जब आप स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएंगे तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों ने सेहतमंद होना है, हर बुरे कामों से आप बच जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज ख़ास समय जो नसीहत मिल रही है एज पेरेंट्स, क्योंकि मैं एक वालिद भी हूँ, दादा भी हूँ, कि हमने फैमिली के अंदर और चर्च के अंदर गेम्स और स्पोर्ट्स का माहौल क्रिएट करना है। जी, क्योंकि इसको तो हम इतना समझ नहीं पाए, हम ज़्यादा रूहानी इल्म के बारे में सोचते रहे। तो जिस्मानी तरीके को हमने बहुत दूर कर दिया, इसका मतलब है कि अगर बॉडी फना हो जाएगी तो इल्म कहाँ काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो ये बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ नाजरीन के ये आपके लिए एक एनर्जाइजिंग मील था। स्पोर्ट्स के हवाले से हमारा मुल्क हमारे लिए बहुत ख़ास है और हमने अपने मुल्क का दुनिया में नाम रोशन करना है, और खुदा हमारे साथ है। खुद एतमादी के साथ, खुदा के खौफ के साथ आइए मिलकर मेहनत करें। जवान अपनी जगह मेहनत करें और जो बड़े हैं वो छोटों को मोटिवेट करने में मेहनत करें। चलें, चलते चलते एक आखिरी बात पे हम एंड करेंगे और फिर हम दुआ करते हैं। सिर्फ एक जुमला बोलिए कि हम बड़ों को गेम में ख़ुद अपने लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आप जो है अपने आप को जब स्पोर्ट्स में लेके आ जाएंगे ना, तो आप बिलीव करें कि आपका माइंड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम पेरेंट्स भी गेम्स में आएँ जी, और छोटों को भी लाएं। आइए दुआ करें। प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यह मुल्क दिया है, और इस मुल्क के मौसम, इस मुल्क की जगहें, इस मुल्क के लोग तेरे लिए ख़ास हैं। तूने हम सबको अपने लिए बनाया है। आज हम अपने मुल्क के लिए तेरा फजल मांगते हैं। हम अपने खिलाड़ियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनतें की, फोकस हो के, कमिटमेंट के साथ, खुद एतमादी के साथ और तेरे खौफ में उन्होंने आगे बढ़ने का अज़म किया, और आज उनको हम एक नेशनल और इंटरनेशनल मुकाम पर देख रहे हैं। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम इस मोटिवेशन के साथ ख़ुद भी ऐसे हों। हम जो पेरेंट्स हैं हमें भी गेम्स में एंटर होने का फजल दे, ताकि हमारी सेहतें ठीक रहें और हम अपने छोटों के लिए, जवानों के लिए अच्छा नमूना बनाएं और एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, ताकि हमारी नस्लें स्पोर्ट्स के ज़रिए से सेहतमंद रहें और मुल्क में और दुनिया में एक नाम रोशन करें। हम अपने गेस्ट के लिए तेरा शुक्र करते हैं। भाई इरशाद को बरकत दे और इसी ज़ोर में आगे बढ़ने का फजल दे। उनकी एकेडमी में, उनकी कोचिंग में तेरी बरकत का हाथ उन पर हो, खुदावंद यीशु के नाम में, हाँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच नाजरीन। खुदा आपको बरकत दे।
हमारे साथ रहिएगा। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाक वतन के लिए दुआ गो रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।